गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे पाचन तंत्र का अगला टॉपिक है वो। हमने कल पढ़ लिया था जो छोटी आंत्र है उसके बारे में। आंत्र के टॉपिक हमने शुरू किया था, उसमें हमने केवल पढ़ी थी छोटी आंत्र। छोटी आंत्र के 3 भाग भी पढ़े थे हमने। कौन कौन से भाग थे? सबसे पहले पढ़ा था ग्रहणी, दूसरा कौन सा पढ़ा था हमने जेजुनम, और तीसरा कौन सा पढ़ा था इलियम। 3 पार्ट हमने पढ़ लिए थे। अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है बड़ी आंत्र। कौन सा पढ़ेंगे अपन? बड़ी आंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया था कंप्लीट। अब बड़ी आंत्र की बातें करते हैं। इससे पहले जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जो ग्रहणी होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अब बड़ी आंत्र की बात करते हैं तो बड़ी आंत्र होती है वो चूड़ी रूपी संरचना होती है। देखिए यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है वो चूड़ी रूपी संरचना में होता है। यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है वो चूड़ी रूपी संरचना में होता है। तो बड़ी आंत्र है वो चूड़ी रूपी संरचना में पाई जाती है, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 से 1.8 मीटर होती है। लंबाई लगभग कितनी होती है? 1.5 से 1.8 मीटर होती है। ठीक है, इसका व्यास अधिक होने के कारण, इसका व्यास अधिक होने के कारण इसे क्या कहते हैं? बड़ी आंत्र कहा जाता है। बड़ी आंत्र कहते हैं। लंबाई कम होती है, छोटी आंत्र है उसकी लंबाई अधिक होती है, फिर भी उसको क्या कहते हैं अपन? बड़ी आंत्र कहते हैं। और यहाँ पर छोटी आंत्र थी उसकी लंबाई क्या थी? वहाँ पर छोटी आंत्र है उसकी लंबाई क्या होती है? अधिक, फिर उसको अपन छोटी आंत्र कहते हैं क्योंकि व्यास क्या होता है उसका? कम। जबकि बड़ी आंत्र है उसकी लंबाई क्या होती है? कम। क्यों? फिर भी इसको अपन क्या कह देते हैं? व्यास अधिक होने के कारण इसको बड़ी आंत्र कहते हैं। ठीक है, अब यहां बात करेंगे अपन इसके कौन कौन से भाग पढ़ेंगे अपन बड़ी आंत्र के। पहला पढ़ेंगे हम सीकम, दूसरा पढ़ेंगे अपन कॉलन, और तीसरा रेक्टम या मलाशय। सीकम, कॉलन और रेक्टम या मलाशय। तो सबसे पहले बात करेंगे सीकम की। तो ये एक लंबी और नलिकाकार रचना होती है। लंबी और नलिकाकार रचना होती है, जिसके या अपन ये कह सकते हैं, यहां हमने जो ग्रहणी का यहां पढ़ा था जो छोटी आंत्र है उसका अंतिम भाग इलियम। और ये हो गया कॉलन। तो इलियम है, वहां से क्या जुड़ती है? सीकम। वहां के संगम स्थल पर एक विशेष लगभग 1 सेंटीमीटर व्यास की, इसका व्यास कितना होता है? लगभग 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर व्यास, और लंबाई कितनी होती है? 8 सेंटीमीटर लगभग। तो सीकम और इलियम के संगम स्थल पर क्या लगभग 1 सेंटीमीटर व्यास की लंबाई की, एक व्यास की, और लंबाई लगभग कितनी होती है? 8 सेंटीमीटर की। तो क्या पाई जाती है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? कर्मी रूपी परिशेषिका। इंग्लिश में बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इस लाइन को दोबारा आप देखना एक बार अच्छी तरह। हमने बड़ी आंत्र है उसके 3 भाग किए, सीकम, कॉलन, मलाशय। सीकम है वो कहाँ पर? आप कहेंगे कि जो इलियम है उसके संगम स्थल पर यहाँ पाई जाती है, और यहाँ पर एक कर्मी रूपी परिशेषिका पाई जाती है, जिसकी जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर और व्यास कितना होता है? 1 सेंटीमीटर होता है। अब इसका क्या काम था? कर्मी रूपी परिशेषिका का क्या काम था? तो अब ये क्या है? अवशेषी अंग। अब क्या है ये?
अवशेषी अंग। इसका अर्थ क्या है जानते हो, सब जानते होंगे, अवशेषी। ठीक है, जो काम नहीं कर रहे हैं अपने अंदर, पाए जाते हैं परंतु अपने कार्य के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, बॉडी के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो कौन से अंग कहलाते हैं? अवशेषी अंग कहलाते हैं। ठीक है, तो अवशेषी अंग है पुराने समय में, या कहेंगे अपने पूर्वजों में, ये कहा जाता है ये कर्मी रूपी परिशेषिका है, वो क्या थी? सक्रिय थी। पहले जो मानव थे उनमें ये सक्रिय थी और क्या काम करती थी? ये कर्मी रूपी परिशेषिका काम करती थी सेलुलोज का पाचन। ठीक है, तो अपने पूर्वजों में ये कहा जाता है कि कर्मी रूपी परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, वो क्या काम करती है? सेलुलोज का पाचन करती थी, परंतु अब है वो कोई काम नहीं करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अवशेषी अंग कहा जाता है। अब देखिए, ये कर्मी रूपी परिशेषिका है, यहाँ पर बीज चले जाने के कारण या भोजन सड़ने के कारण यहाँ पर सूजन आ जाती है। बीज है या भोजन सड़ने के कारण यहाँ सूजन आ जाती है, जिसके कारण दर्द उत्पन्न होने लग जाता है। और अपन कहते हैं ना कि अपेंडिक्स का दर्द हुआ है, तो अपेंडिक्स का दर्द होने पर इसको काट कर अपन क्या कर देते हैं? बाहर निकलवा देते हैं, ऑपरेशन की सहायता से बाहर निकलवा देते हैं। क्यों? ये भी अंग कौन सा है? अवशेषी, जिसका कोई कार्य नहीं है। तो ये पढ़ा आपने, कहाँ पर पाई जाती है? आपको पूछे तो इलियम और सीकम है, या बड़ी आंत्र, इलियम और बड़ी आंत्र के संगम स्थल पर क्या पाई जाती है? कर्मी रूपी परिशेषिका पाई जाती है, जो क्या काम करती है? सेलुलोज का पाचन करती है। ठीक है, उसके बाद की बात करते हैं अपन है कोलन। कौन सा भाग है? कोलन। ये है कर्मी रूपी परिशेषिका। अब बात करते हैं कोलन। कोलन है वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक का जो पार्ट है वो कौन सा कहलाता है? कोलन। यहाँ से शुरू होकर जो पूरा पार्ट यहाँ तक है वो कौन सा कहलाता है? कोलन कहलाता है। अब कोलन है उसके 4 भाग पड़ेंगे यहाँ पर, इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। आरोही भुजा, दूसरी है अनुप्रस्थ भुजा, तीसरी है अवरोही भुजा, और चौथी जो पढ़ेंगे वो है सिग्मोइड कोलन। कौन से पढ़ेंगे अपन? सिग्मोइड कोलन। तो पहली आरोही भुजा, दूसरी अनुप्रस्थ, तीसरी अवरोही और चौथी कौन सी है? सिग्मोइड कोलन। ये अपन 4 कोलन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ सिक्कम है, सिक्कम के जस्ट पास वाली भुजा यानी लेफ्ट साइड की भुजा, ये कौन सी है? आरोही। याद रख लेना, जो शुरुआत हुई है या अपन कहेंगे जो इलियम से जुड़ी हुई भुजा है, वहाँ उस भुजा को अपन क्या बोलते हैं? आरोही। ठीक है, और इसके जस्ट सामने तो ये कौन सी है? अवरोही भुजा। ये कौन सी हो गई? आरोही। ये कौन सी हो गई? अवरोही भुजा। और बीच में ये ऊपर की तरफ है, आमाशय की तरफ, ये कौन सी भुजा कहलाती है? अनुप्रस्थ भुजा। और जो नीचे वाला भाग है ये, इसे क्या कहते हैं? सिग्मोइड कोलन। तो इस भाग को, कोलन को कितने भागों में बांटा गया है? आरोही भुजा, अनुप्रस्थ भुजा, अवरोही भुजा और सिग्मोइड कोलन। और इसके अंदर, कोलन के अंदर क्या पाए जाते हैं? सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और लास्ट में बात करते हैं मलाशय की। ये भाग है मलाशय, और मलाशय के बाद में जो छिद्र नुमा संरचना है उसको बोलते हैं गुदा द्वार। क्या कहते हैं? गुदा द्वार। तो मलाशय है, इस भाग में जो अपचित भोजन है, यहाँ से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, मुख में भी होता है कुछ, बाकी आमाशय से शुरू होता जाता है। पाचन के बाद में भोजन का क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है।
और अपचित भोजन है उसको कहाँ इकट्ठा किया जाता है? मलाशय में। तो मलाशय का मुख्य काम होता है अपचित भोजन का अस्थायी संग्रह करना। अपचित भोजन का अस्थायी संग्रह कहाँ किया जाता है? मलाशय में किया जाता है। और अपचित जो भोजन है उसको गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो आज हमने बड़ी आंत्र के बारे में भी कंप्लीट पढ़ लिया है और हमने शुरुआत की थी पाचन तंत्र के बारे में से। पाचन तंत्र है उसमें दो भाग पढ़े थे हमने, सहायक पाचक ग्रंथि और आहारनाल। आज अपना आहारनाल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे सहायक पाचक ग्रंथियाँ। तो आज हमने जो पढ़े हैं उसके बाद में कुछ रिवाइज करते हैं। पहला है मुख गुहा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने ग्रासनाल पढ़ा था। ग्रासनाल के बाद में आमाशय के कितने भाग पढ़े थे? 3 भाग, कार्डिक भाग, पाइलोरिक भाग, फंडिक भाग। फिर आपने पढ़ा है आंत्र के 2 भाग थे, छोटी आंत्र और दूसरी कौन सी हो गई? बड़ी आंत्र। तो छोटी आंत्र है उसको 3 भागों में डिवाइड किया था हमने। कौन कौन से भागों में? फर्स्ट है ग्रहणी, दूसरा जेजुनम, तीसरा यहाँ पर इलियम। तीनों पढ़ने के बाद में हमने पढ़ा है बड़ी आंत्र है उसके 3 भाग पढ़े हैं, सीकम, कॉलन और मलाशय। मलाशय में भोजन क्या किया जाता है? अस्थायी संग्रह और गुदा द्वारा उसको कहाँ निकल आता है? बाहर, ठीक है। और आज के टॉपिक से अपना क्वेश्चन है बड़ी आंत्र की लंबाई कितनी होती है? बड़ी आंत्र की लंबाई कितनी होती है? इसके लिए आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो। थैंक यू।